हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सब्जेक्ट कोड है BECC 105। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर यानी कि यूनिट नंबर 5 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ब्लॉक 2 हमारा चालू हो गया था जिसमें हम बात कर रहे थे यूनिट 5 के बारे में। अब यूनिट 5 था क्या? प्रोडक्शन फंक्शन विद वन एंड मोर वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अब यूनिट नंबर 5 जो है उससे पहले उम्मीद है आप लोग इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख चुके हो, जहां पे मैंने समझाया था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, और हमेशा हर एक सीरीज को, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज ही देखा करो ताकि हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। और उम्मीद है आप लोगों ने ब्लॉक 1 भी कवर कर लिया है जहां पे हम ऑलरेडी 4 यूनिट्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात भाई, जो भी इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो जाके इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बनाई जा रही है इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं DO के लिए ऑलरेडी ये सीरीज बहुत पहले ही अपलोड कर चुका था। अब समझते हैं इस चीज को। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है? तो इसका नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। हम बात यहाँ पे किसी कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। इस चीज का मतलब, इस बात का मतलब ये होता है कि जब भी एक प्रोड्यूसर सिर्फ अपने एक इनपुट को इंक्रीज करके अपने आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश करता है तो एक टाइम आने के बाद उसका प्रोडक्शन टॉप पे तो पहुंच जाता है, लेकिन एक टाइम आने के बाद उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि वो जितने इनपुट्स डाल रहा है उस अकॉर्डिंग उसका एडिशनल आउटपुट इंक्रीज नहीं करता। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट सेज दैट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में एज द क्वांटिटी एम्प्लॉयड ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इंक्रीजेस, जब भी जो वेरिएबल इनपुट है सिर्फ इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है कीपिंग कांस्टेंट ऑल अदर फैक्टर, दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हुए, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल फैक्टर में बी फर्स्ट राइज। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करे और जो जनरली करता भी है प्राइस, बट इवेंचुअली अ पॉइंट विल बी रीच्ड आफ्टर व्हिच द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट विल स्टार्ट फॉलिंग। उसके बाद धीरे धीरे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या करना शुरू कर देगा? फॉल करना चालू कर देगा उस वेरिएबल इनपुट के अगेंस्ट में। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा रीजन समझते हैं इस चीज को। हम बात किसी कर रहे हैं शॉर्ट रन टाइम पीरियड की, यानी कि एक छोटे टाइम पीरियड की। तो हो सकता है एक प्रोडक्शन यूनिट में एक मशीनरी हो, वहां पे एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट के लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ किस चीज को बढ़ा के? लेबर्स को बढ़ा के। लेकिन एक चीज हम समझते हैं ना कि भाई अगर कोई मशीनरी है उस पे लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर्स ही काम कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैपिटल को फिक्स मानते हैं, मशीनरी को फिक्स मानते हैं, और लेबर को हम यहाँ पे क्या मानते हैं? वेरिएबल फैक्टर मानते हैं कि लेबर में चेंज करेंगे तो भाई आउटपुट का लेवल बढ़ना चाहिए, अगर ज्यादा लेबर यूज करेंगे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक मशीन की अपनी कैपेसिटी होती है, वो उससे फालतू प्रोडक्शन नहीं कर सकती, उससे फालतू लेबर्स उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और अगर कभी भी एडिशनल लेबर लगाए जाते हैं ऐसे केसेस में तो उन लेबर की वजह से क्या होगा? एडिशनल आउटकम प्रोड्यूस नहीं होगा, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे जो है ना आउटपुट का लेवल कम होना जरूर शुरू हो जाएगा। उसका एक रीजन ये भी है कि भाई अगर आप कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्शन यूनिट डालते हो या फिर कोई प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाता है और वहां पे एक्सेस कैपेसिटी में लेबर्स को यूज करता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि भाई लेबर जो है वो आपस में ही ना एक तरह से आप ये मान लो कि माहौल खराब कर देते हैं, गंदा माहौल क्रिएट कर लेते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि होता क्या, अब जहां पे मैं जानता हूं कि भाई जिस कमरे में 4 या 5 बंदे ही बैठ के काम कर सकते हैं, तो उस कमरे के अंदर अगर आप एक्सेसिव लोगों को लगा दो काम करने में, तो वो लोग आपस में डिस्कशन करने में लग जाएं, बात करने में लग जाएं, काम ना करें, प्रॉपर तरीके से सारी व्यवस्था को क्या करते बिगाड़ दें, जिस चीज की वजह से प्रोडक्शन जो है ना वो उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा जिस लेवल पे बढ़ना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा, जब मैं बात करूंगा अभी आने वाले टॉपिक में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो वहां पे जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी भी तरह
तरह का आउटपुट में इंक्रीमेंट चाहता है एक स्टेज के बाद, तो वो लेबर को नहीं बढ़ाता सिर्फ, वो नई मशीनरीज भी लेके आता है, क्योंकि उसे पता है कि एक मशीनरी पे मैं इससे फालतू लोगों को काम नहीं करवा सकता, और अगर मैंने इससे फालतू लोग लगाए वहां पे काम करने के लिए तो ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, ठीक है, काम का बेड़ा गर्क कर देंगे। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा जनरली जो बिजनेस अपने आपको एक्सपेंड करता है, अब बिजनेस को हम एक्सपेंड करते हैं तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज नहीं करते, हम फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज करते हैं जब हमें बहुत बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। इनकी शॉर्ट टर्म में चीज बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज कभी बढ़िया नहीं होती। ये हम बात करेंगे जब हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं अगला टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी बात को लेके बनाया गया है, जो ऊपर जो हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, इसी बात को लेके बनाया गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोल सकते हो। अभी भी देखो, और इसका एक और नाम है लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल। अब इस चीज में है क्या, पर इसको ग्राफ से समझते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तीन तरह के ग्राफ हमें जनरली इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। एक तो होता है ये वाला ग्राफ, ये मैंने काफी बार बताई है। एक होता है ये वाला ग्राफ, इसको बोलते हैं कि कोई भी चीज बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट से। आपने बचपन में मैथ्स में एक फंक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा शायद, एक्स स्क्वायर, है ना। इसके अंदर आप जितनी बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करोगे एक्स की, आंसर उतना बड़ा बड़ा आएगा, है ना। एक्स के अगर मैं ग्राफ आपको याद दे रहा हूं तो कुछ ऐसा था, पैराबोला शेप का, ये है ना। इसी को बोलते हैं कि कोई चीज बढ़ रही है, बट किससे, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 से बढ़ा, फिर 3 का स्क्वायर 9, 5 से बढ़ गया, फिर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 7 से बढ़ गया। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। फिर एक होता है कांस्टेंट रेट से बढ़ना, ये देखो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट से बढ़ना। मतलब 1 2 3, या फिर ऐसे नहीं, 2 4 6 8 10, जो गैप है वो बढ़ तो रहा है, पर गैप नहीं बढ़ रहा, मतलब नंबर्स बढ़ तो रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन सेम लेवल से बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट से बढ़ना। फिर एक होता है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। इसका बिल्कुल उल्टा, इसका उल्टा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना। क्या हो सकता है, पहले मान लेते हैं पहले 50 था, फिर 40 हुआ, ठीक है, सॉरी इंक्रीज करना है ना, हमें तो इंक्रीमेंट करना है, तो पहले 60 हुआ, फिर यहाँ पे कितना हो गया 65 हुआ सिर्फ, तो पहले 10 से बढ़ा, फिर सिर्फ 5 से बढ़ा, अगले में हो सकता है फिर ये सिर्फ कितना रह जाए 67 रह जाए, 2 से बढ़ा। तो इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, कि बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। तो उम्मीद है आपको ग्राफ समझ आ गया। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, डिक्रीजिंग रेट। वही अगर आप इस ग्राफ को समझो तो मैंने 3 स्टेजेस के बारे में बात की है, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ठीक है। और ये आपको ग्राफ ऐसे ही बना के आना है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ। अब इसमें हुआ क्या कि जब भी कोई प्रोड्यूसर अपने आउटपुट में चेंज करने की कोशिश करता है, अपने आउटपुट के लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, तो स्टार्टिंग में जब वो नए लेवल्स लगाएगा ना, तो आउटपुट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, बहुत तेजी से। इसको बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। क्योंकि स्टेज फर्स्ट क्यों है, क्योंकि अभी भी मशीनरी इंस्टॉल की है, उस मशीनरी पे इतने लोग हैं नहीं अवेलेबल काम करने के लिए, तो जो आउटपुट बढ़ रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। लेकिन हुआ क्या, एक स्टेप के बाद जब आउटपुट यहां तक बढ़ गया, इनकी एक तरह से भी मान सकते हो कि यहाँ पे मशीन की ऑलमोस्ट कैपेसिटी फुल हो चुकी है, कि अब इससे फालतू लेबर उस पर्टिकुलर फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, उस फिक्स्ड फैक्टर के साथ काम पे नहीं लगाए जा सकते। तो अब होगा क्या, अब वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, डिक्रीज करना। अब यहाँ पे देखो, लेबर फिर इंक्रीज कर रहा है वो प्रोड्यूसर, अब हो गया डिक्रीजिंग शुरू, कि भाई वो बढ़ तो रहा है आउटपुट, बट इंक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो ये बढ़ा डिक्रीजिंग रेट तक। अब डिक्रीजिंग रेट तक भी है, यहाँ पे टॉप पे गया। अब क्या हुआ, लेकिन प्रोड्यूसर अब भी नहीं मान रहा, उसे लग रहा है कि अब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब भी आउटपुट बढ़ेगा। अब उसने फिर और लेबर लगाने शुरू कर दिए। जब उसने और लेबर लगाए, अब आउटपुट बढ़ नहीं रहा, उल्टा घटना शुरू हो गया। अब क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। और इसको बोलते हैं नुकसान का स्टेप। नुकसान का स्टेप क्यों, क्योंकि लेबर ज्यादा लग रहे हैं, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, वेजेस ज्यादा जा रही है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रही है, लेकिन आउटपुट का लेवल बढ़ ही नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे डिमिनिश करना शुरू। तो ये 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, सेकंड स्टेज डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना, थर्ड स्टेज डिमिनिश करना, यानी कि यहाँ पे फॉल करना शुरू कर गया। उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ समझते हैं एपीएल और एमपीएल, है ना, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हमारा था टोटल प्रोडक्ट ग्राफ ने यहाँ पे बना दिया। अब समझते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को, इसका मार्जिनल से क्या रिलेशन है। अगर आप इस मार्जिनल को समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्जिनल स्टार्टिंग में क्या हुआ, बिल्कुल इंक्रीज करना शुरू कर गया, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एक मिनट इसके ग्राफ थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ये ठीक है, यूं यहाँ तक पड़ा और फिर ये हो गया गिरना शुरू, ठीक है। तो ये देखो, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा था, कब तक बढ़ा, जब तक
जो हमारे पास टीपी है यानी कि टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यहाँ से आपको रिलेशनशिप भी समझ में आएगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक इंक्रीज करता रहता है जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉल करना शुरू कर गया कब? स्टेज 2 के अंदर, जब स्टेज 2 में जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट के बढ़ने का मतलब क्या है कि एडिशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और कब? जब लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हर एक लेबर के साथ एडिशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। तो देखो जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होता? बढ़ रहा था। आपको इस चीज को मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पहले 1 था, एक लेबर थी, 1 यूनिट प्रोड्यूस हुई। मैं एक्स के वाला एग्जांपल ही लेता हूँ। जब 2 लेबर आई 4 हो गई प्रोडक्शन, 3 लेबर आई 9 हो गई, 4 आई 16 हो गई, ठीक है? अगर मैं यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट निकालूं तो हर एक लेबर पे देखो, जब यहाँ पे 1 लेबर इंक्रीज हुई तो 3 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुए। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि लेबर की क्वांटिटी के साथ टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है। जब यहाँ पे एक बार फिर इंक्रीज किया गया 2 से 3, तो फिर यहाँ पे +5 का चेंज आया, 9 से 16 में फिर +7 का चेंज आया। तो यूं इंक्रीज हो रहा है ये, इसे बोलते हैं इंक्रीज करना। किस चीज का? मार्जिनल प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग रेट से। देखो ये बढ़ रहा है ना मार्जिनल प्रोडक्ट। और ऐसा कब हो रहा था? जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। लेकिन जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करना शुरू कर गया, ये सॉरी बढ़ तो रहा था बट डिक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉल करना शुरू कर गया। तो ये भी लिखोगे, इफ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट देन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। ये होता है दूसरा रिलेशन। पहला रिलेशन बता चुका हूँ। और जैसे ही व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग, जब टोटल प्रोडक्ट फॉल करना शुरू कर गया, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। तो ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। जब टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे गिरने लग गया तो ये क्या हो गया? हमारा नेगेटिव हो गया। तो मैंने आपको साथ डिफाइन भी कर दिया कि टोटल प्रोडक्ट में और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। बात है एवरेज प्रोडक्ट के साथ, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही वहां पे कि मार्जिनल प्रोडक्ट का और एवरेज प्रोडक्ट क्या रिलेशन है। मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया कि टोटल प्रोडक्ट का और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, ठीक है? तो बस ये 3 रिलेशंस ध्यान रखना। अब इसके बाद तो ये तो हो गया पूरा का पूरा ग्राफ। ये देखो दिख भी रहा होगा आपको, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम था तो ये रहा मार्जिनल 0 हो गया। तो जब टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब टोटल प्रोडक्ट यहाँ से डिक्रीज करना शुरू कर देगा मैक्सिमम होने के बाद, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या कर देगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये डिक्रीज होना शुरू हुआ है, ये नेगेटिव हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। ये देखो 0 से नीचे पहुंच गया वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है? अब पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, बाद में समझेंगे रिलेशनशिप आगे वाली। अब ये देखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एसोसिएटेड विद द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये सिर्फ बात करता है किसके बारे में? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ठीक है? इसके बाद क्या आता है हमारे पास? वेयर सम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, जहां पे कुछ फैक्टर्स कैसे रहेंगे? फिक्स रहेंगे, कुछ हमारे क्या रहते हैं? वेरिएबल रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ वेरिएबल फैक्टर इज एडेड, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हम वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते रहेंगे लगातार, यानी कि ज्यादा लेबर यूज कर रहे हैं, ज्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हैं, मोर एंड मोर टू गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो कि फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, उसकी क्वांटिटी तो फिक्स रहेगी। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस द टोटल आउटपुट इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो जो टोटल आउटपुट है वो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है टू रीच अ मैक्सिमम पॉइंट, ताकि वो मैक्सिमम पॉइंट तक रीच कर जाए। आफ्टर विच द रिजल्टिंग इंक्रीज इन आउटपुट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। उसके बाद जो रिजल्टिंग इंक्रीज है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? कम और ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। और एक पार्ट एक तरह आता है कि जब वो फॉल करना शुरू कर देता है इंक्रीज करने की बजाय। तो ये था हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि हमेशा हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तो ये था रहेगा, लेकिन बाद में जाके क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा बिजनेस के लिए। तो अब इसमें देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, कि एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। अगर मैं आपको इस ग्राफ से समझाऊं तो देखो, जब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है, तो यहां से मैं एक बात तो कह सकता हूं, क्या? कि जब दोनों इंक्रीज कर रहे थे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है। देखो ऊपर है ना ग्राफ, ज्यादा है, ठीक है? फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है? MP इक्वल्स टू
AP सेकंड स्टेज पे, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करना शुरू कर गया, गिरना शुरू हो गया, तो वो छोटा हो गया किससे? एवरेज प्रोडक्ट से। यानी कि जब बढ़ रहा था तो एवरेज प्रोडक्ट ज्यादा था, जब गिर रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट से क्या हो गया? कम हो गया। जब दोनों फॉल कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से क्या है? कम है, ऐसा हमें ग्राफ बता रहा है। अब इन तीनों चीज को वहां पढ़ लेते हैं फटाफट। तीन रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। पहला क्या आता है? सो लॉन्ग एज एमपी कर्व लाइज अबव एपी कर्व। तो जब तक एमपी का कर्व एपी के कर्व से क्या है? अबव है। देखो ये रहा, ये एमपी का कर्व ये एपी का कर्व से ऊपर है, द एपी कर्व स्लोपिंग अपवर्ड। तो एपी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और वैसे एमपी भी पॉजिटिव रहता है। दैट इज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जो मैंने यहाँ पे बताया कि एमपी एपी से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। एंड एपी इज राइजिंग, और एवरेज प्रोडक्ट भी क्या कर रहा होगा? राइज कर रहा होगा। सेकंड स्टेप, व्हेन एमपी कर्व इंटरसेक्ट एपी कर्व। जब एमपी कर्व एपी को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी। ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये देखो ये रहा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये एपी क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। एपी इसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि जब एमपी और एपी बराबर होते हैं, उस स्टेप पे एपी अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ होता है। दैट इज एमपी इक्वल्स टू एपी, एपी रीचेस मैक्सिमम, एपी अपने मैक्सिमम पे है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? व्हेन एमपी कर्व्स लाइज बिलो द एपी। जब एमपी कर्व कौन सा? ये रहा, ये एपी के नीचे है। एमपी कर्व्स लाइज बिलो द एपी कर्व, द एपी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो एपी का कर्व भी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। दैट इज एमपी लेस देन एपी। अगर एमपी एपी से कम है तो एपी फॉल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब जब एमपी एपी से बड़ा था तो एपी भी राइज करा था, जब एमपी एपी से कम हुआ तो एपी भी फॉल करने लग गया। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट। बट एक बात ये भी है कि एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होता, बट एमपी नेगेटिव होता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको ग्राफ पर समझा दी। तो हमने इसी वीडियो में क्या क्या चीजें देखिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमने समझा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है। दूसरा हमने समझा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, ये शॉर्ट टर्म है, तो इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, यानी कि लॉ ऑफ लॉन्ग रन प्रोपोर्शन देखेंगे हम, वो देखेंगे आने वाले टॉपिक में कि लॉन्ग रन में कैसा होता है। ठीक है, फंक्शन। अब ये चीज समझते हैं। इसके बाद हमने ये चीज समझी कि टीपी का एमपी से क्या रिलेशन है, फिर हमने देखा कि एमपी का एपी से क्या रिलेशन है। तो ये कुछ चीजें जो है ना वो हमने आज के टॉपिक में कवर कर ली है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की आने वाले टॉपिक के अंदर। उम्मीद है आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट नहीं बचा है, आपके सारी क्वेरीज जो हैं वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी होंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, वो क्या कि जो बच्चे इस वीडियो को कोड जेटा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में इग्नू की सारी वीडियोस उसी चैनल पे रहेंगी। ठीक है, अब जिसको नोट्स लेने हैं वो इस नंबर पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं उतार बोर्ड के सामने से। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे नए कंसेप्ट को। और हाँ, कोई भी क्वेरी आ जाए ना, कोई भी दिक्कत रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसको जो उतारना है वो उतार ले।